नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो सी वी हैव कंप्लीटेड ऑर्डर 2, नाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट ऑर्डर 3। लेकिन ऑर्डर 3 में आई विल एडवाइज यू, जस्ट आप ये ध्यान रखिए कि व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द ऑर्डर 3, नॉट मोर देन दैट। आपको उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिए। ऑर्डर 2 में तो डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑर्डर 3 इज व्हाट, रिकॉग्नाइज एजेंट्स के लिए। नाउ बेसिकली वी शुड कम टू नाउ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज विद रिगार्ड टू दी, दिस इज institution of suits. Now please write down, this order is very important for your prelims, very important for your mains, both point of view se, and it should be read with section 26. So section 26 and section order 4 should be read together, very important for your exam. So let's see what is this. Section 26 and Order 4, these both provide for the institution of suits, and we should read these two sections, these two provisions together to come to the Order 4. This is Order 4, Rule 1. So इसको Order 4 को पढ़ने से पहले let's see, first पहले हम देख लेते हैं 26. Write down P for prelims. Write down P for prelims. This section is important for your prelims. Section 26, institution of suits. Don't get confused. Here in the Order 4, heading is what? Again, institution of the suit. Section 26. Every suit shall be instituted by the presentation of plain. Write down P for prelims here, यहाँ पर ये, or in such manner as may be prescribed. Write down P for prelims अलग से. Now इसको देख लीजिए क्या है। सेक्शन 26 पहला क्वेश्चन समता मैडम हेडिंग से आएगा कि प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। विच सेक्शन, जैसे ये रहा आपके, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक्शन, दिस यहाँ पे लिखा है प्रोविजन, लिखा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा है विच प्रोविजंस, तो हो सकता है फिर ऑर्डर 4 को भी बात आ जाए वो। तो सेक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 26, सपोज कीजिए जैसे सेक्शन एसेंशियली क्या, देखिए सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 both provides for the institution of the suit. Now the question in prelims will come from here itself, no doubt आएगा क्वेश्चन यहां से, लेकिन you will have to see the language. अगर वो कहते हैं which
सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। राइट डाउन ए क्वेश्चन या प्रीलिम्स कैसे कैसे डिसेप्टिव हो सकता है आपके लिए। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स? ऑप्शन ए सेक्शन 26, कम ऑन, सेक्शन 26, which section provides for institution of suits? Option A section 26 order 4, option B order 4, option C A and B both, option D none. The answer is, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन क्या, विच सेक्शन। तो इफ दे आर आस्किंग यू द सेक्शन देन इट विल बी सेक्शन 26। अगर वो कहें विच प्रोविजंस, इन दैट केस आंसर विल बी सी। अगर वो धारा पूछते हैं तो केवल धारा 26 है, लेकिन अगर वो कहें प्रावधान तो प्रावधानों में सेक्शन भी आ जाएंगे और ऑर्डर भी आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग, कई बार आपको लगेगा आप अच्छा करके आए हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना, गलत नहीं होना चाहिए आपको। ये कैसे कैसे होगा देख लेते हैं। Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint। अगर किसी को वाद संस्थापित करना है, एक कोई केस दायर करना है, तो वो कैसे होगा? He will have to file a plaint in the court। पर इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो देखिए ये क्यों डिस्टिंग्विश करना पड़ रहा है? There may be several civil proceedings which may not amount to suit। बहुत सी ऐसी सिविल कार्रवाई हो सकती हैं जिनको आप सूट की कैटेगरी में नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर दिया गया है सूट, विच सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। तो सूट शैल बी लिंक्ड विद व्हाट? द प्लेंट। इफ यू आर filing a plaint then it means you are instituting a suit। if you are merely filing an application for something, if you are filing some petition for something, suppose you are going under article 226 to the high court, or you are approaching under article 32 the supreme court, that will not be called as your suit because that is not plaint। are you getting point or not? if you are filing memorandum of appeal, that will be called appeal, that will not be treated as suit। suit means the civil proceedings which is started with the presentation of plaint। समझ में आई बात आपको? अच्छी तरह से माइंड में ढाल लिया आप लोगों ने। नाउ कम टू, तो ये तो वन मेथड हुआ, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। और दूसरा क्या हुआ? और इन सच मैनर, डोंट फॉरगेट दिस लाइन एज वेल, और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। okay, the second way of filing the suit, second way of instituting the suit is what? That may be any other manner as may be prescribed। So generally a suit may be instituted by filing the plaint, but somewhere if otherwise is also prescribed, somewhere an application may be specifically treated as suit। you got it? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे ऑर्डर 33 में, when you read the order 30, काफी लोगों ने पढ़ भी रखा है, order 33 is with regard to the filing of suit by indigent person। जो व्यक्ति गरीब गुरबा है, जिस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं है कि he can institute a suit in that case, तो in that case he will have to file an application। उसको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन टू सीक परमिशन टू सू एज पॉपर। मैं समझाता हूं क्या। देखिए सपोज कीजिए अनीश बाबू, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप कोर्ट फीस भी दे सकते हैं, आपके पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है, बट यू हैव राइट, यू वांट टू क्लेम सम प्रॉपर्टी बिकॉज यू बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, बट यू डोंट हैव एनी मनी, you don't have money even to file the court fees, then what is the way out? Way out is that you should approach the court with the suitable application that please permit me to file the suit even without filing the court fees। Why so? Because I am pauper। Why so? Because I am indigent। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं गरीब गरबा हूं। You got it? Then there will be arguments from your side whether you should be permitted or not। court will see in reality whether you are pauper or not।
in reality you are indigent or not, and again the government council and other evidence will be called कि गवर्नमेंट को एक्सचेकर का होगा ना, नुकसान होगा कि कोर्ट फीस नहीं मिलने वाली, तो वो अपनी जानकारी से लेकर आएंगे, इनको पावर माने या नहीं माने। तो वंस he is allowed to sue as pauper, then this application will be treated as plaint at that stage. Are you getting my point or not? So that civil proceeding was instituted with what? With an application, not with a plaint. That application was treated later on as plaint. Are you getting point or not? इसी तरीके से इन सम अदर प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन को कई बार प्लेंट के इक्विवेलेंट माना जाता है, और सूट यही मान लेते हैं कि एप्लीकेशन फाइल हुई तो सूट इंस्टीट्यूट हो गया। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं इतना, क्योंकि इसी टेक्निकल पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जनरली यू कैन फाइल द सूट ओनली बाय फाइलिंग द प्लेंट when sometimes otherwise is provided, लिखा ना, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, any other such manner as may be prescribed, in that case the suit may be instituted otherwise also. Please raise hand अगर इतनी बात समझ में आ गई तो, come on fast. In every plaint facts shall be proved by affidavit, and ये clause 2 है, it was inserted by amendment 1999, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, एंड इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2002, 1/7/2002 से इफेक्टिव हो गया था ये अमेंडमेंट। ये जो क्लॉज है ये आपकी ऐड की गई थी सब्सिक्वेंटली। इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्या माना है ये। क्वेश्चन कैसे आएगा पहले समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्रीलिम्स में, in every plaint under section 26 facts should be proved by oral evidence, affidavit, document, none of the above. Answer is affidavit. ये पंजाब जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन आया हुआ है, एफिडेविट पर आएगा क्वेश्चन आपसे। सेक्शन 26 को पूछ लेते हैं आपसे, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट पेपर। तो इन तीन, छोटा सा सेक्शन है लेकिन देखिए 3 क्वेश्चन यहां से बन गए आपके सामने है। अब एफिडेविट को क्यों कहा इन्होंने और क्यों इंसर्ट किया गया, इसकी सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। 2002 में अमेंडमेंट लागू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एफिडेविट से प्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों ने कभी कक्षा 5वीं 6वीं में एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा, एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, एक होता है, अरे वाह देखा सबने क्लास 5 में पढ़ रखा है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो नए हैं वो कंफ्यूज ना हो, मैं कभी कभी मजाक भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ड्यूरिंग एलएलबी ये पढ़ा होगा, या जिन्होंने एविडेंस कवर कर लिया उन्होंने पढ़ लिया होगा कि जब हम एविडेंस होता है तो एविडेंस क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये 2 पार्ट होते हैं। और ढंग से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक सिविल केस है एंड सलोनी इज द विटनेस, तो 2 पार्टी होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। देयर आर 2 पार्टीज इन ए केस, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। नाउ बोथ पार्टीज विल हैव सम विटनेसेस, दोनों ही पार्टीज के अपने अपने कुछ गवाह होंगे। सपोज कीजिए प्लेंटिफ के विटनेस को हम बोलते हैं प्लेंटिफ W1, प्लेंटिफ W2, प्लेंटिफ का विटनेस नंबर 1, प्लेंटिफ का विटनेस नंबर 2। उसी तरीके से डिफेंडेंट विटनेस नंबर 1, डिफेंडेंट विटनेस नंबर 2 हो गया। दे विल कॉल देयर विटनेसेस इन देयर सपोर्ट। अब मान लीजिए सलोनी इज द विटनेस, सलोनी इज द प्लेंटिफ एंड सुदेश इज द विटनेस। तो सलोनी अगर उसको बुलाएगी सुदेश को अपने गवाही के रूप में, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि सुदेश विल स्पीक इन फेवर ऑफ सलोनी, हाँ है ना। तो सपोज कीजिए W1 है, ये आ गई सुदेश मैडम। When she will be called in the court, सुदेश, नाउ सुदेश, ये देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, ये मैडम आ गई सुदेश, सुदेश मैडम आ गई। नाउ देयर आर 2 पार्टीज, प्लेंटिफ सलोनी, डिफेंडेंट सुनीता। तो सुदेश डेफिनेटली विल स्पीक
पॉजिटिवली फॉर सलोनी, है ना। एंड सुनीता विल ट्राई टू डिस्प्यूट हर क्रेडेंशियल्स, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा ही होगा। यानी कि दोनों ही पार्टीज को मौका मिलना चाहिए सलोनी से क्वेश्चन करने का, हाँ या ना। सो ए विटनेस विल बी क्वेश्चनड 2 टाइम्स, एक गवाह को 2 बार क्वेश्चन झेलना पड़ेगा। नंबर 1, द पार्टी कॉलिंग, जो प्लेंटिफ है यहां पर, उसने कॉल किया, एंड दिस देन सेकेंड पार्टी विल कम कि ही विल आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चंस। तो एग्जामिनेशन जो हुआ आपका, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, देखो बहुत स्पीड से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये आप लोगों को सब आता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एग्जामिनेशन इन चीफ, एक हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? पार्टी कॉलिंग, जिस पार्टी ने उनको बुलाया है। और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है अपोजिट पार्टी से। गॉट इट। अब देखने वाली बात है कि एग्जामिनेशन चीफ में क्या होगा। हाँ सुदेश मैडम आ जाइए, हाँ बताइए क्या हुआ। ये घर किसका था? मैडम घर तो आपका ही था। कौन किराए पे रहता था? जैसिका को किराए पे दिया था। फिर क्या हुआ? जैसिका लड़की लड़ाका निकली। फिर क्या हुआ? रेंट देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? आप सब मार पिटाई की। तो सलोनी वो सब कहलवाएगी जो सलोनी ने अपने प्लेंट में कह रखा है सुदेश से, या सलोनी का खुद का बयान जो होगा वो कैसे होगा? वो जो पहले कह चुकी है, रिटर्न में दे चुकी है, वही सब कुछ दोबारा कहलवाएगी। उससे क्या होगा? कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। होगा नहीं होगा? इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, लॉयर जो है टाइम वेस्ट ना कर पाए, जो कि हम करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ऑन रिकॉर्ड करते हैं, है ना। इसीलिए एक प्रोविजन बनाया गया है कि कम से कम एग्जामिनेशन इन चीफ को हम लोग एफिडेविट से ही प्रूव करते हैं। यस आई टेंडर माई एविडेंस थ्रू एफिडेविट। तो फिर एग्जामिनेशन इन चीफ कराने की जरूरत नहीं है सिविल केसेस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो 50% टाइम कोर्ट का बच गया, 50% टाइम विटनेस का बच गया। वकील साहब की एक डेट की कमाई मर गई। इसलिए प्रोटेस्ट भी हुए थे। कैसे होता है? मान लीजिए हमें प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग एडवोकेट भी हो। प्रैक्टिकली क्या होता है? मान लीजिए आपने केस तो फाइल कर दिया, एक वाइफ है, वाइफ ने केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, ऐसे मान लीजिए, है ना, मेंटेनेंस का भी कर दिया और डिवोर्स का भी कर दिया, ऐसे मान लीजिए। अब मुझे केस तो करे मैंने, लेकिन केस क्यों किए हैं? कि मुझे ना जीना है ना जीने देना है। ये केस खत्म भी नहीं होने देने अब ये। अब मैं खुद ही डेट पे लेते रहा हूँ, चीफ पे लेते रहे। जितनी ज्यादा स्टेजेस होंगी केस की, उतनी ही स्टेजेस पर हम लोग बार बार ड्रैग कर सकते हैं। कभी प्रेजेंट हुए, कभी नहीं हुए, कभी तबियत खराब हो गई, कभी मेडिकल लगा दिया, कभी कुछ करा, ऐसा होता है। तो इसीलिए 1999 में जो कि आपका अमेंडमेंट 2002 से इफेक्टिव हुआ, वहां पर आप जितने भी अमेंडमेंट देखेंगे वो स्पीडी ट्रायल को करते हुए हैं कि किस तरीके से ट्रायल को स्पीड अप कराया जा सके। टाइम फैक्टर्स उन्होंने फिक्स कर दिए कि इतने दिन में ये हो जाना चाहिए, इतने दिन में ये हो जाना चाहिए, और कहां कहां से हम कोर्ट का टाइम बचा सकते हैं। तो ये एक एफिडेविट का प्रोविजन लाया गया कि प्लेंटिफ का जो बयान होगा, तो वो पहले से सब कुछ प्लेंट में कह चुका है, तो अगेन उसको हम एग्जामिनेशन चीफ नहीं करवाएंगे। तो 50% टाइम हमारा बच जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा करते हैं। सही है। तो वकीलों ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे उस समय, 2002 जुलाई में, मुझे सीधे याद है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा केस ड्रैग होगा तभी तो मेरी कमाई होगी एज एडवोकेट। मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी? हर महीने आते रहो, हर महीने फीस देते रहेंगे हम, कुछ तो देके जाओगे। जितनी जल्दी केस खत्म हो जाएगा। पहले सिविल केस में बहुत डरते थे लोग कि दादा ने अगर केस डाला तो हो सकता है पोते के सामने जाकर के डिक्री हो, ऐसा ही होता था। तो दादा को दादा के सामने ही डिक्री मिल जाए, इसीलिए ये प्रोविजन डाले गए थे। अब मेरे ख्याल से आपको एफिडेविट से प्रूव क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इस लाइन से क्वेश्चन आता है कि भाई फैक्ट शैल बी प्रूव बाय, इसको पढ़ लीजिए दोबारा। इन एवरी प्लेंट
उस प्लेंट में जितने भी फैक्ट्स हैं, दोज फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 26। एज आई सेड, इट शुड बी रेड विद ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब पढ़ते हैं, देखिए क्लॉज रूल 1, every suit shall be instituted by presenting a plaint in डुप्लीकेट को ध्यान रखिएगा, इन डुप्लीकेट को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स हियर। डुप्लीकेट में क्या मतलब, ये वाले समझाया था आपको मैं। डुप्लीकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दो प्रति, है ना। हाँ, ये भी जो है प्लेंट इन डुप्लीकेट, ये भी जो फ्रेज है, दैट वाज आल्सो सब्स्टिट्यूटेड इन अमेंडमेंट 1999, जो कि इफेक्टिव हुआ 2002 जुलाई में। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हुआ था। यहाँ पर पहले था प्लेंट टू कोर्ट, बस डुप्लीकेट नहीं था, तो डुप्लीकेट वर्ड को ऐड किया गया था अगेन यहाँ पर, बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट इन डुप्लीकेट। तो सेक्शन 26 ने क्या कहा आपको, सेक्शन 26 ने कहा कि प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ऑर्डर 4 ने कहा कि नहीं, प्लेंट शुड बी इन डुप्लीकेट, मींस यू विल हैव टू सप्लाई डबल कॉपी। डुप्लीकेट के अंदर उसकी प्रतिलिपि भी देनी पड़ेगी आपको। कर लेंगे आप लोग अब। तो अगेन दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लेम्स। आगे क्या है, टू द कोर्ट यू विल फाइल, यू विल प्रेजेंट द कोर्ट, सॉरी, यू विल प्रेजेंट द प्लेन टू व्हाट, टू द कोर्ट, और या किसको, टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, या ऐसे अधिकारी को जिसकी नियुक्ति न्यायालय ने इस बिहाफ पे की हो इसको। तो दैट प्लेन शैल बी प्रेजेंटेड, that plane shall be presented to the court or the officer concerned। क्योंकि कोर्ट में जैसा बार बार नहीं लेते रहेंगे आपके लिए, इसलिए एक ऑफिसर बना देगी, फाइलिंग सेंटर बना दिया अलग से, कि ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट यू कैन फाइल द प्लेंट एट दैट सेक्शन। तो प्लेंट कहाँ फाइल करेंगे हम, कोर्ट में करेंगे। अब क्योंकि कोर्ट के पास, कोर्ट का टाइम हमने बचाना है, तो समटाइम्स इट मे हैपन, ये जनरली इट हैपन्स नाउ, कोर्ट्स प्रैक्टिकलिटीज को देखते हुए एक अलग से सेक्शन बना दिया, जिसे कहते हैं फाइलिंग सेंटर। आप अपनी प्लेंट को वहां फाइल कर दी, कोर्ट में डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन आपको यहीं पे दिया गया है, इट मे प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ। कर लेंगे, डुप्लीकेट को नहीं भूलेंगे, राइट डाउन बिफोर क्लेम्स। आगे क्या है, हाँ इस पे रूल 1 का सब रूल 2 पे, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स contained in order 6 and order 7। order 6 is related to pleadings generally, order 7 is related to plaint। इनकी हेडिंग रख लेना बुरी तरीके से। so far as they are applicable, every plaint shall comply with the rules। उन सभी नियमों का पालन करेंगे कि जो कहां पर दिए गए हैं, ऑर्डर 6 में दिए गए हों या ऑर्डर 7 में दिए गए हों। अगेन राइट डाउन बिफोर प्लेंट, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। When you will be drafting the plaint, जब प्लेंट को आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे, तब आप कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डर 6, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डर 7, दोनों के रूल्स फॉलो करेंगे। इसीलिए यहाँ केवल हाईलाइट कीजिए ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 को, यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हेडिंग है केवल ऑर्डर 7 में प्लेंट। तो डोंट फॉरगेट ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 में क्या है, प्लीडिंग्स है, प्लीडिंग्स जनरली है, तो प्लीडिंग्स इंक्लूड प्लेंट एज वेल। इसीलिए प्लेंट, वाइल ड्राफ्टिंग प्लेंट यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स इन ऑर्डर 6 एज वेल ऑर्डर 7। प्लीज रेज हैंड, इतनी बात समझ में आ गई तो एवरीवन। अब इसको एक बार और समझिए, कहां था वो, the plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in rule 1 and 2। रूल 1 and 2 में बस समझ लीजिए क्या है। The plaint shall not be deemed to be duly instituted। It is not enough कि you are just filing a plaint in the court। The plaint should be duly instituted, and when it can be considered to be duly instituted,
ड्यूली इंस्टीट्यूट का मतलब है सही तरीके से इंस्टीट्यूट होना, सम्यक तरीके से इंस्टीट्यूट होना उसको। वो कब कहलाएंगे कि जब आप सब रूल 1 और सब रूल 2 को कंप्लाई कर रहे होंगे। सब रूल 1 में क्या था? सब रूल 1 में था ए प्लेन शुड बी इन डुप्लीकेट। नंबर 2 में क्या था कि प्लेन शैल फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। इफ इट इज नॉट इन डुप्लीकेट, ये ड्यूली इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। इफ दिस इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ऑर्डर 6 और 7, इसको ड्यूली इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए, डुप्लीकेट में हो एंड इट शैल फॉलो द rules of 1 and 2, then it can be considered to be duly instituted। कोई शक कर लेंगे आप लोग? रूल 2 पे आ जाइए। Important for your prelims, not for mains। The court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book। The court shall cause the particulars of every suit। प्रत्येक सूट जिसके लिए हमने अभी प्लेंट फाइल की है, उसके पर्टिकुलर्स क्या करेंगे? उसके पर्टिकुलर्स को एक किताब में लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड दी रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। इस बुक को क्या कहा जाएगा? रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स कहा जाएगा। तो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स को इसी पर्पज से रखा जाता है, क्यों? रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। कल को कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात है कि प्लेन फाइल हुई थी या नहीं हुई थी, उसका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए ना, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। दैट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ ए बुक, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। तो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स का प्रोविजन कौन सा, ये पूछ लेंगे आपसे। ऑर्डर 4 रूल 2 में है रजिस्टर ऑफ सूट्स, इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted। बस देखिए, उस एंट्री कैसे होंगी? प्रत्येक वर्ष होंगी और एक ऑर्डर में होंगी। ऑर्डर का मतलब हो गया एक सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जिस सीक्वेंस में प्लेंट्स एडमिट हो रही हैं, जिस सीक्वेंस में प्लेंट्स एडमिट हो रही हैं, उस सीक्वेंस में प्रत्येक उसमें नोट करते चले जाएंगे। तो रजिस्टर ऑफ सूट्स हो गया ये, बस ये। तो ये आपका हो गया ऑर्डर 4। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का डायरेक्ट आ गया आपको सेक्शन, हम लोगों ने 26 पढ़ लिया। अब कुछ खास एक दो बातें और हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से आपका ऑर्डर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ए प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस विद द प्लेंट इज नॉट सूट, ये मैं समझा चुका था आपको। हाँ, टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। टाइम एंड प्लेस, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो बन जाएगा कि टाइम एंड प्लेस कब होना चाहिए। वहां पे क्या लिखा है समता मैडम की सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट, लेकिन टाइम नहीं लिखा उसमें। कब आप प्लेंट को फाइल करेंगे, कहाँ करेंगे, प्लेस का नहीं लिखा इसमें। तो जनरली जो है कहाँ होनी चाहिए? वर्किंग आवर्स में होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग वर्किंग डे में होनी चाहिए, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इसको एक बातें हैं बस, पूछते तो कोई आपको। हाउएवर देयर इज नो रूल ऑफ सच प्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड एट ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस की बात कही नहीं गई है, बट जनरल यही होना चाहिए। तो क्या घर पर हो सकता है कभी या नहीं? यस, जज में एक्सेप्ट ए प्लेंट एट हिज रेजिडेंस, अपने घर पर भी एक्सेप्ट कर सकता है या अन्य प्लेस पर भी कर सकता है। इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स भी कर सकता है, दो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। समझ गए? अब समझाता हूं आपको। देखिए, एक जज मान लीजिए पूरे दिन तो बैठा रहा बेचारा जज खाली, और सुनीता मैडम जज हूं, जैसे ही घर में एंट्री करने वाले दिव्या मैडम सब मैम प्लेंट फाइल कर दीजिए। तो जज के डिस्क्रिप्शन है, जज में एक्सेप्टेड एंड जज में नॉट एक्सेप्टेड, बट इट इज नॉट कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर जज ने एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल नॉट बी एन इलीगलिटी, क्योंकि सीपीसी में ऐसी टाइम बाउंडेशन और प्लेस की बाउंडेशन है नहीं। एक ही बाउंडेशन है, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, एंड कोर्ट मीन्स व्हाट? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू द जज concerned, it can be considered to be the duly institution. However, judge is not bound to accept it as on his residence after office hours. तो जनरली हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक ये है कि एकेडमिक है कि क्या किसी इवेंचुअलिटी में, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी में ऐसा संभव है, ऐसा है। और कब हो जाता है कई बार? इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन,
मान लीजिए सुनीता मैडम एडवोकेट हैं और इन्होंने सोचा आज लास्ट डे लिमिटेशन है, 12 तक सर की क्लास करूंगी अटेंड, और फिर मैं जाकर के भागम भाग जाकर के प्लेंट फाइल कर दूंगी। 15 मिनट मेरी क्लास लेट हुई और फिर मैंने रख दिया आज एक टेस्ट, कोई जाएगा नहीं बाहर, इधर टेस्ट, उधर लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, और किसी भी तरीके से वर्किंग आवर सब कोर्ट के ओवर हो गए। तो इज वेदर शी हैज एनी ऑप्शन और नॉट? yes she can approach the court, approach the judge even at his residence कि सर ये आज लास्ट डे है। तो जनरली कोर्ट्स को कहा गया है कि अगर कन्वीनियंट नहीं है तो जज मस्ट एक्सेप्ट द प्लेंट इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ द लिमिटेशन इवन एट हिज रेजिडेंस आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो किसी ऐसी कंटेंजेंसी में पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कोई, इंटरव्यू पूछ ले, कभी पूछ ले, मेंस में कभी नहीं पूछेंगे, प्रीलिम्स में शायद कभी कोई शैतानी आइडिया आ गया तो पूछ ले, वहां भी नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो दिस, बहुत मुश्किल चीज नहीं थी इसमें है। बाकी सब मैंने पढ़ा दिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको, बस इसमें सूट अगेंस्ट डेड पर्सन के बारे में समझ लीजिए कि क्या हम किसी डेड मृत व्यक्ति के विरुद्ध भी कोई सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो एक व्यू ये है कि नहीं, सूट अगेंस्ट ए पर्सन हु इज डेड एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन देयरऑफ इज नोन एज एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। इसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं होगा। कब व्यक्ति कब मर चुका? एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अगर सूट के समय व्यक्ति मर चुका है। और दूसरा व्यू ये है, जो अनदर व्यू है वो ये कहता है सच सूट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो एंड कैन बी कंटिन्यूड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के विरुद्ध सूट चलाया जा सकता है ना। कैसे कि आप जो अगर आपको पता नहीं था और जैसे ही आपको पता चला आपने तुरंत उसको जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज का एप्लीकेशन लगा दी कि भाई इसकी जगह इसके लीगल रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीड किया जाए। इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टीज का प्रोविजन मैंने ऑर्डर 1 में पढ़ा दिया आपको, है ना। ऑर्डर 1 रूल 10 में इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टीज, किसको पार्टी बनाना है, किसको हटाना है, इसको इसका नाम हटा दीजिए, स्ट्रक आउट कर दीजिए और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कर दीजिए। तो ये इसमें ये पॉसिबिलिटीज है बस। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। समराइज कर देता हूं आपके लिए मैं। ऑर्डर 26 रेड विद ऑर्डर 4। ऑर्डर 26 में और यहाँ पे कंपैरिजन समझाता हूं दोबारा ताकि आप कंफ्यूज रहें, है ना। अब मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं फटाफट जल्दी से। every suit shall be every suit shall be presented sorry every suit shall be instituted fast please, टाइम ओवर हो गया मेरी क्लास का। every suit shall be instituted, इससे ऊपर एक लाइन लिखो पहले भी। which of the following statements is correct, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। अब जो सेकंड लाइन बोली थी अब आएगी वो स्टेटमेंट नंबर ए। ये स्टेटमेंट नंबर ए है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। ऑप्शन बी every suit shall be instituted by presentation of plaint in duplicate. Option C none of the above. D as per discretion of court. Answer is B in duplicate. सही है। अब ये ध्यान रखना कि सेक्शन 26 में डुप्लीकेट की बात नहीं की गई है, ऑर्डर 6 में डुप्लीकेट की बात की गई है। प्लेंट शैल बी इन डुप्लीकेट, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट प्लेंट शैल बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट। ऑप्शन ए एज पर सेक्शन 26, ऑप्शन बी एज पर ऑर्डर 4 रूल 1। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैंने कहा इसको दोबारा दूर कर देता हूं आपको। ऑर्डर सेक्शन 26 में डुप्लीकेट की बात नहीं की गई है, प्लेंट शैल बी इन डुप्लीकेट ये बात कहां कही गई है, ऑर्डर 4 रूल 1 में कही गई है। कर लेंगे आप लोग अभी। तो दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। नाउ ऑर्डर 5 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स लिटिल बिट, कुछ 1-2 ऑर्डर हुआ तो बस ये। नाउ वी शैल स्टार्ट
The next class is with order 6, order 6, order 7, order 8 and order 9. These four orders are very important and we should study at length. कर लेंगे आप लोग? कोई क्वेश्चन किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन? कम ऑन. ओके, बाय बाय. मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. आई नो दिस. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो. आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे. तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए. बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे. यू कैन बिकम जज. बस आपको लगातार पढ़ना है. ठीक है, थैंक यू, अलविदा. और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही. अभी शुरू करो दूसरा वीडियो. ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने.